हेलो डियर चिल्ड्रन, वेलकम टू योर चैनल कंप्यूटर साइंस विद मीना डोगरा। ये वीडियो क्लास 10th के बच्चों के लिए है, सीबीएसई बोर्ड के क्लास 10 स्टूडेंट्स जिनके पास आईटी सब्जेक्ट कोड 402 अपना 6 सब्जेक्ट है और जो कल 13th ऑफ मार्च को अपना बोर्ड एग्जाम देंगे। विक्ट्री फॉर बोर्ड्स 2023 में ये सीबीएसई सैम्पल क्वेश्चन पेपर डिस्कशन का फाइनल पार्ट है, पार्ट नंबर 4, जिसमें मैं सेक्शन बी के क्वेश्चन 17 टू क्वेश्चन 21 को डिस्कस करूंगी। ये 4 मार्क्स के लॉन्ग डिस्क्रिप्टिव कॉम्पिटेंसी बेस्ड केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस कंबाइन होके आएंगे। इस तरीके से सब्जेक्ट स्किल्स को बिलोंग करेंगे। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में कोई भी 4 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं है बेटा। इस सैम्पल पेपर के पहले 3 पार्ट्स के डिस्कशन को आप देख लीजिएगा। और ये वीडियो नंबर 5 है, टारगेट है 50 on 50। और बढ़ते हैं इस वीडियो पे। मैं आपको ले चलती हूँ आपके सैम्पल पेपर पर, ठीक है बेटा। सो सेक्शन बी में हमने डिस्कस कर लिए थे पार्ट 3 तक सारे 2 मार्कर्स। जो 2 मार्कर्स थे हमारे बच्चा, क्वेश्चन नंबर 16 तक हमने सारा डिस्कस कर लिया था। सो अब मैं इसी में आपके साथ डिस्कस करूँगी क्वेश्चन 17 ऑनवर्ड्स। सो लेट्स सी क्वेश्चन 17 क्या कहता है। आंसर मतलब ये सेक्शन के लिए इंस्ट्रक्शंस क्या हैं। Answer any 3 out of the given 5 questions. Word limit is 50 to 80 words each. So 5 questions will be given and you have to answer any 3. Each correct answer will fetch you like 4 marks, and 4 into 3 like 3 questions और 4 marks के each question पर आपको correct लिखने पर पूरे 12 marks मिलेंगे बच्चा। सो बढ़ते हैं क्वेश्चन 17, देखते हैं क्या पूछा है इसमें। इसमें पूछा है बेटा, अंशिता इज प्रिपेयरिंग स्प्रेडशीट नोट्स फॉर हर टर्म एग्जाम, ठीक है। हेल्प हर टू राइट शॉर्ट नोट्स ऑन दी फॉलोइंग। तो सिनेरियोस, गोल सीक, सॉल्वर, सब टोटल। सो ये आपका इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट एडवांस से पूछा गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। तो सॉल्वर को छोड़ के बाकी 3 के डिटेल्ड वीडियोस मेरे चैनल पर हैं। अगर आप देखना चाहें, कुछ टाइम आपके पास हो तो आप एक क्विक उसका व्यू ले सकते हैं। मैं बढ़ती हूँ इसकी एक्सप्लेनेशन पर मार्किंग स्कीम में। तो इसमें इन्होंने बोला है कि ये आशु तो नहीं है ना, इन पेज नंबर्स भी मेंशन किए हैं बेटा। 63 ठीक है ना, 63, 65 ये सारे पेज नंबर्स आपके मेंशन्ड हैं। 66, 67 सेशन 1 से है, ये कैल्क से, मतलब वो इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट एडवांस से, उसके सेशन 1 से। सिनेरियोज, गोल सीक, सॉल्वर और सब टोटल। लेट्स क्विकली सी क्या बताया एक्सप्लेनेशन में। सो सिनेरियोज जो आपके टूल्स होते हैं, जो टूल है ना, वो आपके व्हाट इफ क्वेश्चंस को चेक करता है। सो बेसिकली आप क्या करते हो, सिनेरियो का एक नाम होता है, एक ही डेटा को लेकर आप अलग अलग सिनेरियोज बनाते हो, है ना। एक ही फॉर्मूले पर बेस्ड आप अलग अलग सिनेरियोज बनाते हो और आप उन सिनेरियोज को डिफरेंट वैल्यूज के लिए सेम फॉर्मूला के लिए लिखते हो, ठीक है। और एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम आपके पास एक ही एक्टिव सिनेरियो रहता है, ठीक है। हर सिनेरियो आपका नेम से होता है, एडिट सेपरेटली हो सकता है, फॉर्मेट सेपरेटली हो सकता है। आपकी सेव्ड सेल वैल्यूज हैं फॉर योर कैलकुलेशंस। आप इसमें क्या कर सकते हो, अलग अलग सेल वैल्यूज को एक मतलब सेल वैल्यू चेक करके देख सकते हो कि फॉर्मूले पर अगर एक सेल वैल्यू को चेंज करते हो तो क्या आंसर होगा। व्हाट इफ दिस इज द वैल्यू और व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ द फॉर्मूला। व्हाट इफ दिस इज द वैल्यू, व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ द फॉर्मूला। So this is a what if tool and you can easily switch between these different scenarios using the navigator or a drop down list which can be shown besides the changing cells जिसमें scenario names आ जाते हैं। So ये scenarios की explanation होगी बेटा। इसके बाद आगे है गोल सीक। गोल सीक में क्या होता है, जनरली जब हम फॉर्मूला लिखते हैं तो हम फॉर्मूला लिखते हैं जिससे हमें आउटपुट पता चले। अब हम बैक ट्रेस करते हैं, हमें आउटपुट पता है और हमें ये देखना है कि ये आउटपुट किन वैल्यूज पर आएगा, है ना। आउटपुट पता है, गोल पता है, लेकिन ये गोल अचीव करने के लिए क्या वैल्यूज होनी चाहिए। सो दिस इज गोल सीक, ठीक है। इट इज यूज्ड टू कैलकुलेट अ रिजल्ट बेस्ड अपॉन एग्जिस्टिंग वैल्यूज। Using goal seek option under tools menu, we can discover what values will produce the result that we want. So if you have the output and you want to know which values will produce the output that you desire. So basically that is the task of goal seek.
ठीक। थर्ड इज सॉल्वर विच इज एन इलेबोरेटेड फॉर्म ऑफ गोल सीक। मतलब जो गोल सीक है उसी का एक एक्सपेंडेड फॉर्म है जिसमें कि आप मल्टीपल वेरिएबल्स को डील करते हो। सो इट इज लाइक इट डील्स विद इक्वेशंस विद मल्टीपल अननोन वेरिएबल्स। तो गोल सीक जैसे अगर एक वेरिएबल पे काम करता है, सॉल्वर आपका मल्टीपल वेरिएबल्स पर काम कर सकता है एंड यू कैन यूज इट टू मिनिमाइज और मैक्सिमाइज द रिजल्ट अकॉर्डिंग टू अ सेट ऑफ रूल्स दैट वी डिफाइन। ठीक, तो ये होगी सॉल्वर की एक्सप्लेनेशन। इलेबोरेट फॉर्म ऑफ गोल सीक विच डील्स विद मल्टीपल अननोन वेरिएबल्स एंड you can minimize or maximize the result depending upon the rules that you have defined. Fourth and the last part for this question is subtotal. So subtotal basically क्या है कि ये एक मतलब आप थ्री लेवल्स तक इसको अप्लाई कर सकते हो। ये क्या करता है कि मैथमेटिकल कैटेगरी के जितने भी फंक्शंस हैं, ठीक है, it's a function listed under the mathematical category when you use the function wizard, like insert function. Besides of its usefulness, it has a graphical interface. यहाँ से पढ़ना है, इस जगह से हमारे लिए ये important है। Subtotal, what does it do? It adds data arranged in an array. Basically, an array is a group of cells on the spreadsheet जिनके labels, columns और rows को label किया हुआ है। ठीक है ना। सब टोटलिंग होती है ग्रुप्स ऑफ सेल्स पर जिन्हें एरे बोलते हैं, जिनके लेबल्स को, जिनके कॉलम्स को और रोज को, मतलब जो आपने रेंज ऑफ सेल सेलेक्ट किया उनके कॉलम्स और रोज दोनों को ही नेम्स गिवन होने चाहिए। ठीक, तो उनको ऐड कर देता है, उनका टोटल निकाल देता है बेटा। Using the subtotal dialog box, we can select the arrays and then we can choose a statistical function जैसे कि sum हो गया, count हो गया, इस तरीके के functions आप अप्लाई कर सकते हो उस डेटा पर। ठीक है, और आप 3 groups of arrays तक वर्क कर सकते हो। ठीक, so basically the question is कि which tool will you use to add the data arranged in an array of cells having labels for rows and columns? You will say subtotals. Which tool you will use to which tool can be set an elaborate form of goal seek that deals with multiple unknown variables? You will say it's solver. Once which tool you can use to find out what set of values will produce the desired output? You will say it's goal seek. And then you can say which tool you will use, which is a what if analysis tool that can be that is a safe set of cell values for your calculations, and you can switch between them, like only at present one like जो आपकी सेफ सेट ऑफ वैल्यूज है ना बेटा, उसमें एक एट अ टाइम एक्टिव रहेगी, तो आप उसका आंसर दोगे सिनेरियोस। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 17। 4 मार्क्स में 4 पार्ट्स थे। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। Question number 18 कहता है Tanmay is a class 10 student. He has learnt mail merge option of word processor in his computer period. Again an important concept from digital documentation advanced writer. ठीक है ना। मेल मर्ज ऑप्शन तन्मय ने क्लास 10 स्टूडेंट ने सीखा अपने कंप्यूटर पीरियड में, बट ही स्टिल कंफ्यूज्ड विद फ्यू टर्म्स यूज्ड टू मर्ज डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, तो एक्सप्लेन द फॉलोइंग ब्रीफली विच विल हेल्प तन्मय बेटर अंडरस्टैंड द मेल मर्ज ऑप्शंस। तो आप तन्मय को किस तरीके से हेल्प करेंगे बेटा कि वो मेल मर्जिंग के कुछ ऑप्शन टूल्स, मतलब कुछ आंसर्स को अच्छे से समझ पाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 4 पार्ट्स इसमें भी हैं, मर्ज फील्ड, डेटा सोर्स, मेन डॉक्यूमेंट, और फिर इसमें पूछा है मेंशन 2 टाइप्स ऑफ डेटा ऑन विच मेल मर्ज कैन बी अप्लाइड। मार्किंग स्कीम में इसका पेज नंबर देख लेते हैं, दैट इज पेज नंबर 39। बेसिकली मेल मर्ज क्या होता है, जब आपको सेम लेटर को, जैसे कोई इन्विटेशन हो गया है ना, कोई फॉर्मल लेटर हो गया, कोई बिजनेस लेटर हो गया, कोई जिसे आपको सेम कंटेंट को अलग अलग लोगों को फॉरवर्ड करना है। कंटेंट सेम रहना चाहिए, बस बदल जाना चाहिए रेसिपिएंट के डिटेल्स, रेसिपिएंट डिटेल्स बदल जाने चाहिए अगर आपको इस तरीके की रिक्वायरमेंट है। तो ऐसा नहीं कि आप हर एक लेटर को लेकर, सपोज यू वांट टू सेंड 50 इन्विटेशंस, यू विल नॉट राइट डाउन like 50 different recipient names manually. Mail merge will automate that process for you. आप कंटेंट सेम रखोगे, वही आपका मेन डॉक्यूमेंट होता है जिसे आपको कॉमन रखना है सबके लिए, और उसके अंदर डेटा सोर्स के अंदर से आप डेटा उठाते चले जाते हो और मर्ज फील्ड्स में वो डेटा इंसर्ट होता चला जाता है, और इस तरीके से आपका ये मेल मर्जिंग का प्रोसीजर से आपकी ये
एक ही लेटर अलग अलग रेसिपिएंट्स के लिए ऑटोमेटिकली प्रोड्यूस होता चला जाता है, फैशनिंग योर वर्क, मेकिंग योर वर्क सुपर सिंपल। फाइन, सो मर्ज फील्ड देखते हैं बेटा। मर्ज फील्ड इज द फील्ड वेयर यू वांट टू इंसर्ट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ डेटा सोर्स इनटू द मेन डॉक्यूमेंट। ठीक है ना, जैसे कि रेसिपिएंट डिटेल्स होती है, बेसिकली रेसिपिएंट की इंफॉर्मेशन, जिसे आपको वो लेटर या वो इनविटेशन या जो भी मेन डॉक्यूमेंट है, जिन सारे पर्सन्स को आपको फॉरवर्ड करना है, तो आप क्या करते हो, जैसे फर्स्ट नेम हो गया, है ना, लास्ट नेम हो गया, एड्रेस हो गया, फोन नंबर हो गया, तो ये मर्ज फील्ड्स हो जाएंगी बेसिकली। इनके अंदर ये इस तरीके से शेवरॉन्स में ना आपके इनक्लोज होती, अपीयर होती है इस तरीके से। तो यहाँ पे जैसे फर्स्ट नेम है, तो ये जो फर्स्ट नेम है ये एक मर्ज फील्ड हो जाएगी। जब आप मेन डॉक्यूमेंट से, जब डेटा सोर्स से जब आप मेल मर्ज करोगे ना, तो जो डेटा सोर्स है, डेटा सोर्स बेसिकली वो फाइल है, कोई डेटाबेस की फाइल हो सकती है जिसके अंदर रिसिपिएंट डिटेल्स होंगी, जैसे रिसिपिएंट का नेम, एड्रेस या कोई और इन्फॉर्मेशन लाइक फोन नंबर, ईमेल, जो कि हर मेल मर्ज के डॉक्यूमेंट के साथ वैरी होगा। 50 रिसिपिएंट्स है तो 50 डिफरेंट नेम्स, एड्रेसेस, पर्सनल इन्फॉर्मेशन होगी, तो वैरी होता चला जाएगा। ये सारी इन्फॉर्मेशन एक साथ डेटा सोर्स में सेव्ड होगी। अब वो एक एक रिकॉर्ड से उठ के करंट लेटर के मर्ज फील्ड्स में वो इंफॉर्मेशन आती चली जाएगी। सो एक ऐसी फील्ड जहां पर जो डेटा सोर्स से इंफॉर्मेशन उठेगी, है ना, तो वो आपके मेन डॉक्यूमेंट में इंसर्ट होती चली जाएगी। दिस इज अ मर्ज फील्ड। फाइन, जो वैरिंग डेटा होगा, भाई मेन डॉक्यूमेंट तो सबके लिए कॉमन होगा, लेटर तो सबके लिए कॉमन है, चेंज क्या होंगी, रिसिपिएंट डिटेल्स, उसके लिए आपने क्या लिखी, मर्ज फील्ड्स। अब वो डिटेल्स स्टोर्ड कहाँ है, डेटा सोर्स में, वहां से वो पिक होती चली जाएंगी और मर्ज फील्ड्स में फिल होती चली जाएंगी। ठीक है ना। मेन डॉक्यूमेंट फिर से देख लेते हैं। इट इज़ अ डॉक्यूमेंट विच कंटेन्स टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स, है ना, मतलब लोगो हो सकता है, ग्राफिक का मतलब ये होगा लोगो हो सकता है, कोई किसी भी फॉर्म का कोई और ग्राफिक हो सकता है, कोई इमेज हो सकती है, टेक्स्ट हो गई। एंड इट कैन बी अ फॉर्मल लेटर, ऑफिशियल लेटर, अ पर्सनल लेटर लाइक अ बर्थडे इन्विटेशन, व्हाट्सोएवर। कोई फॉर्मल इन्विटेशन है, कोई फॉर्मल लेटर है, तो वो मेन डॉक्यूमेंट होता है बच्चे आपका, जो कॉमन रहता है। और इन्होंने बोला टू टाइप्स ऑफ डेटा ऑन विच मेल मर्ज कैन बी अप्लाइड, दे आर लेबल्स एंड लेटर्स। फाइन, सो इन पर आपका मेल मर्जिंग अप्लाई हो। जैसे आप मेलिंग लेबल्स क्रिएट करते हो ना, मेलिंग लेबल्स क्रिएट करते हो, तो वो मेलिंग लेबल्स में जो रिसिपिएंट इन्फॉर्मेशन है वो बदलती चली जाती है बच्चा, है ना, तो आप लेबल्स बना सकते हो उसकी हेल्प से, जो आप जैसे एनवेलप्स के ऊपर लगाते हो। ठीक है। और लेटर्स, तो आप इस तरीके के फॉर्मल ऑफिशियल लेटर्स हो सकते हैं, इन्विटेशंस हो सकती हैं, जिन पर आप मेल मर्ज को अप्लाई कर सकते हो, कंटेंट कॉमन रखते हुए रिसिपिएंट डेटा को चेंज करते चले जाओ। सो दिस इज अबाउट द क्वेश्चन नंबर 18। ये भी आपका डिस्कस हो गया 4 मार्क्स में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 19 विच इज फ्रॉम DBMS नाउ। कंसिडर द फॉलोइंग टेबल सेल्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, आना ही आना है। हाउ मेनी फील्ड्स, ये आपको टेबल गिवन है, ठीक है ना। हाउ मेनी फील्ड्स एंड रिकॉर्ड्स आर देयर इन द टेबल। सो फील्ड्स तो जो ना आपके वर्टिकल कॉलम्स को हम फील्ड्स कहते हैं। बहुत डिटेल्ड वीडियोस इस पे भी मेरे चैनल पर हैं। और हॉरिजॉन्टल रोज को आप जिसमें आपकी हेडिंग वाली रो इंक्लूड नहीं होती, ठीक है ना, हॉरिजॉन्टल रोज को आप जो रिकॉर्ड्स कहते हो। तो इस तरीके से देखोगे तो ये सारे आपके रिकॉर्ड्स हैं। तो काउंट कर लेते हैं कितने रिकॉर्ड्स हैं। ये 4 रिकॉर्ड्स हैं बेटा। और इस तरीके से देखो, ये सारे आपके कॉलम्स हैं जो फील्ड्स हैं, यानी सेल्स टेबल में आप किस बारे में इंफॉर्मेशन स्टोर करना चाहते हो। आप सेल्स आईडी स्टोर करना चाहते हो, आप प्रोडक्ट नेम स्टोर करना चाहते हो, प्राइस स्टोर करना चाहते हो, आप डिस्काउंट स्टोर करना चाहते हो। अब अलग अलग सेल आईडी पर ये डिटेल्स है, ठीक है ना। सो ये आपकी सारी क्या है बेटा, ये है आपकी फील्ड्स एंड इफ यू काउंट देम दे आर आल्सो 4। सो द आंसर फॉर फर्स्ट पार्ट इज हाउ मेनी फील्ड्स एंड रोज आर देयर इन सेल्स टेबल। द आंसर इज 4 ईच, है ना। तो इकट्ठे करके लिखना 4 फील्ड्स, सॉरी सेपरेटली लिखना 4 फील्ड्स एंड 4 रिकॉर्ड्स आर देयर इन टेबल सेल्स। अब इसमें क्या है कि इसमें आपको 80 वर्ड लिमिट तो नहीं होगी, क्योंकि ये तो डायरेक्ट एक लाइन का ही आंसर है, तो इसलिए इसमें कंफ्यूज मत होना। नेक्स्ट इन्होंने पूछे आपसे एसक्यूएल कमांड्स। एसक्यूएल कमांड्स 3 पूछे बेटा, ये 1 मार्क का होगा, ये सारे 1 मार्क ईच के होंगे, तो इस तरीके से आपका ना 4 मार्क का आंसर हो जाएगा। डिस्प्ले सेल्स आईडी एंड प्राइस फॉर ऑल प्रोडक्ट्स हुज डिस्काउंट इज मोर देन 1000, ठीक है ना। सो डिस्प्ले के लिए आपकी जो कमांड लगती है ना, वो सिलेक्ट कमांड लगती है।
सेलेक्ट कमांड के आगे इन्होंने कॉलम बता दिए, सेल्स आईडी मतलब सेल्स अंडरस्कोर आईडी कॉलम और प्राइस कॉलम, ये आपको दिखानी है उन प्रोडक्ट्स पर जहाँ पर डिस्काउंट की वैल्यू 1000 से ज़्यादा है। तो दैट मीन्स दिस रिकॉर्ड विल बी डिस्प्लेड, दिस रिकॉर्ड विल बी डिस्प्लेड, दिस रिकॉर्ड विल बी डिस्प्लेड बिकॉज the value of discount is more than 1000 in each of these three cases. फाइन, so उसका कमांड क्या बनेगा बेटा, देखो सेलेक्ट किया सेल आईडी कॉमा प्राइस फ्रॉम टेबल नेम विच इज सेल, सेलेक्ट पहले आपने कॉलम नेम्स दे दी जो आपको लिखने हैं, फ्रॉम के बाद आपने टेबल नेम दे दिया, वेयर से आपने कंडीशन दे दी, वेयर किस कॉलम पर कंडीशन है, डिस्काउंट कॉलम पर, व्हाट इज द कंडीशन, द वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन 1000 एंड यू एंड द क्वेरी विद अ सेमीकोलन। ठीक है, तो ये आप इजी था, बहुत सुपर इजी था ये भी। पार्ट नंबर 1 देखते हैं, डिस्प्ले द डिटेल्स अल्फाबेटिकली बाय प्रोडक्ट नेम। जब डिटेल्स आ जाते हैं ना, सो दैट मीन्स डिस्प्ले के लिए सेलेक्ट और डिटेल्स का मतलब ऑल कॉलम्स। सो ऑल कॉलम्स जब भी हमें चाहिए या तो हम नाम लिख दें चारों कॉलम्स के, या हम सिंपल एस्ट्रिक लिख सकते हैं। सो सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम सेल्स, और अल्फाबेटिकली का मतलब आपका क्या लगेगा, ऑर्डर बाय क्लॉज लगेगा, और कोई ऑर्डर नहीं दिया तो इसका मतलब हम लेंगे असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है ना, असेंडिंग ऑर्डर बाय डिफॉल्ट होता है। तो आपको क्या करना है, प्रोडक्ट नेम पर पूरे टेबल को ऑर्डर करके दिखाना है। तो उसका आंसर देख लेते हैं, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल नेम ऑर्डर बाय प्रोडक्ट नेम। सो ये प्रोडक्ट नेम पर आपने ऑर्डर कर दिया, असेंडिंग ऑर्डर में बाय डिफॉल्ट आएगा। नेक्स्ट जो है थर्ड पार्ट, डिस्प्ले प्रोडक्ट नेम एंड सेल्स प्राइस। ठीक, अब सेल्स प्राइस तो देखो यहाँ कोई कॉलम नहीं है, सेल्स प्राइस क्या होगा, आफ्टर डिडक्टिंग डिस्काउंट फ्रॉम प्राइस। नोट पढ़ो, क्वेश्चन को पूरा पढ़ो, हाउ टू कैलकुलेट सेल्स प्राइस, प्राइस माइनस डिस्काउंट। सो ये कैलकुलेटेड फील्ड आ गई यहाँ पर, है ना, ये इंपॉर्टेंट है कि हाउ कैन यू परफॉर्म कैलकुलेशंस ऑन द कॉलम। सो आपको दिखाना क्या क्या है, प्रोड अंडरस्कोर नेम्स, डिस्प्ले फिर से सिलेक्ट लगेगा, और सेल्स प्राइस, सेल्स प्राइस तो कोई कॉलम नहीं है, वो ऐसे निकलेगा। सो डिस्प्ले प्रोड अंडरस्कोर नेम कॉमा प्राइस माइनस डिस्काउंट फ्रॉम सेल्स टेबल। सिंपल सा वो है आपका, देखो सेलेक्ट प्रोड नेम कॉमा प्राइस माइनस डिस्काउंट, दिस इज गोइंग टू गिव यू द सेल्स प्राइस फ्रॉम टेबल नेम, कोई कंडीशन नहीं है, सभी रिकॉर्ड्स के लिए दिखाना है। ठीक है, सो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 19 भी बेटा डिस्कस हो गया। ओके, लेट्स नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 पढ़ते हैं, क्या है देखते हैं, ये भी डीबीएमएस से है। योर फ्रेंड ओन्स अ केमिस्ट शॉप, ही नीड्स टू कीप रिकॉर्ड्स ऑफ द मेडिसिन्स विद द आईडीज। ठीक है, मेडिसिन के रिकॉर्ड स्टोर करने, केमिस्ट शॉप है आपके फ्रेंड की, आईडीज चाहिए, परचेज डेट चाहिए, एक्सपायरी डेट चाहिए, प्राइस चाहिए इन अ डेटाबेस प्रोग्राम। सो 4 pieces of information like the chemist owner wants to store, like ID, medicine ID, date of purchase, expiry date and price in a database program, but he does not have any knowledge about the database. ठीक है ना, सो उनको आपको ये सारे कॉन्सेप्ट्स को समझाना है। अगेन 4 पार्ट्स, 4 मार्क्स है ना, 4 पार्ट्स, लाइक व्हाट इज डीबीएमएस, एक्सप्लेन इन ब्रीफ। तो देख लेते हैं, डीबीएमएस आप फुल फॉर्म लिख देना, इट इज अ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम विच इज अ सॉफ्टवेयर पैकेज विद कंप्यूटर प्रोग्राम्स दैट कंट्रोल, मतलब क्या स्टोर करता है, क्रिएशन ऑफ अ डेटाबेस, मेंटेनेंस यानी एडिशन, मॉडिफिकेशन, डिलीशन, जो कुछ भी आपको डेटाबेस के साथ करना है, और उसका यूज किस तरीके से करना है, क्वेरीज लगा के, है ना, उसमें रिकॉर्ड्स डालना, ये सब चीज़ें आप इसके थ्रू करते हो। ठीक है, और रिपोर्ट्स जनरेट करना उसके थ्रू, फॉर्म्स के थ्रू डेटा लेना, ये सब डेटाबेस के यूज में आ जाता है। डेटा को दिखाना, ठीक है ना, टाइम टू टाइम अपडेट करना, ये मेंटेनेंस में आ जाएगा। नो मोर रिक्वायर्ड डेटा को हटाना, ये भी मेंटेनेंस में आ जाएगा। ठीक है, सो अ सॉफ्टवेयर पैकेज विद सपोर्ट फॉर क्रिएशन, मेंटेनेंस एंड यूज ऑफ अ डेटाबेस, एंड इट अलाउज ऑर्गेनाइजेशन, स्मॉल टू मीडियम टू लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशंस टू कन्वीनियंटली स्टोर देयर इंफॉर्मेशन इन डेटाबेसेस फॉर वेरियस एप्लीकेशंस। छोटी सी बड़ी एप्लीकेशंस सब कोई डेटाबेस में अपनी इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं। ठीक है ना, पार्ट 1 ये था। पार्ट 2 में उन्होंने पूछा 2 डेटाबेसेस बताओ, कोई भी 2 डीबीएमएस एप्लीकेशंस या डीबीएमएस एप्लीकेशन से आ जाए तो आप बता दो। देखो एक तो आप पढ़ ही रहे हो, ओपन ऑफिस बेस, माई सीक्वल, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, या आप इनमें से कोई 2 नाम लिख देना। एक तो आपको याद ही है बिकॉज इट्स इन योर कोर्स, ओपन ऑफिस बेस एंड माई सीक्वल एंड माइक्रोसॉफ्ट का एक्सेस। देन थर्ड इन्होंने पूछा है कि किस फील्ड को आप प्राइमरी की बनाओगे। ठीक है ना, सो ऑब्वियस सी बात है, प्राइमरी की प्रॉपर्टी क्या होती है कि वो यूनिक होती है, सारे रिकॉर्ड्स को आइडेंटिटी देती है, यूनिक आइडेंटिटी, और किसी भी
उसको कभी भी ब्लैंक नहीं छोड़ा जाता। जैसे यहाँ था ना सेल आईडी, आप देखो सारी सेल आईडी की वैल्यूज यूनिक है। सो इसी तरीके से जो प्राइमरी की होगी ना बच्चा, वो आपकी यूनिक होती है। तो ये आईडी फील्ड को, मेडिसिन आईडी फील्ड को आप प्राइमरी की बनाओगे। रीजन पूछते हैं अगर, तो आप ये कह सकते हो बिकॉज इट विल स्टोर unique values for each medicine on the basis of which we will be able to distinguish one medicine record from another and can never be left blank. ये थर्ड पार्ट हो गया। अब फोर्थ पार्ट में इन्होंने क्या पूछा है कि इज इट पॉसिबल टू मेक मोर देन वन फील्ड एज अ प्राइमरी की इन योर टेबल, यस या नो, जस्टिफाई योर आंसर। एक से ज्यादा, देखो प्राइमरी की एक ही होती है टेबल में, अब वो एक फील्ड से बना के हो सकती है तो वो सिंपल प्राइमरी की होगी, और अगर वो मल्टीपल फील्ड्स को बना के होती है इन दैट केस वो फील्ड्स का कॉम्बिनेशन यूनिक होता है ना, तो वो कहलाती है कॉम्पोजिट प्राइमरी की। इसका बहुत अच्छे से एक्सप्लेन्ड डिटेल्ड वीडियो चैनल पर है, आप देख लेना अगर आपको जल्दी से समझना है। तो मैं यहाँ बता देती हूँ, सिंपल प्राइमरी की जो एक कॉलम पर होती है, और कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम्स को अगर आप प्राइमरी की सेट करते हो उसे बोलते हैं हम कॉम्पोजिट प्राइमरी की। इन दैट केस वो कॉम्बिनेशन पूरे टेबल के लिए, हर रिकॉर्ड के लिए यूनिक होता है। ठीक है, तो जल्दी से देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 20 भी हो गया। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। विकी इज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th. He used to get the work based on internet surfing. उसे इंटरनेट सर्फिंग पर वर्क मिला है, बट ही इज नॉट अवेयर ऑफ इंटरनेट एंड इट्स टर्मिनोलॉजी. By being a friend of Vicky, help him finding answers of the following questions. ठीक है, सो व्हाट डू यू मीन बाय इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर? पहली चीज आपको विकी को बतानी है। अब इसमें ना क्या हुआ कि मार्किंग स्कीम में ना यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पे पीयर टू पीयर एक्सप्लेन कर दिया गया है। यहाँ पर बताना था ISP क्या होता है। सो सर मैं आपको यहाँ से पेज नंबर बता देती हूँ आपके उसमें, ठीक है ना। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर यहाँ देख लेते हैं आपका कहाँ है। ये बिल्कुल आपके लास्ट यूनिट में है बेटा। मैं ना BSNL सर्च करती हूँ, उससे हम डायरेक्टली पहुंचेंगे वहां पर। ये रहा देखो, इधर आ गई ना। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर इज एन ऑर्गेनाइजेशन that provides you with access to internet via dial-up using modem or direct हार्डवायर्ड कनेक्शन और वायरलेस कनेक्शन। बेसिकली एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, नाम से ही पता चल रहा है, जो आपको इंटरनेट फैसिलिटी देती है। डायलअप तो यूज नहीं होता, वाईफाई मॉडेम्स होते हैं, वायरलेस कनेक्शंस को ज़्यादा लोग प्रेफर करते हैं, या फिर वायर्ड मॉडेम्स होते हैं। ठीक है, सो ये ISP है, पेज नंबर है 171। तो मैं ये देखो पेज नंबर्स तो इन्होंने यहाँ पे ठीक बताए हैं, 171 पेज पर बताया, लेकिन ये आंसर जो है ना ये गलत दे दिया है पीयर टू पीयर का मार्किंग स्कीम। सो आप पेज 171 से बताओगे ISP के बारे में। ठीक, नेक्स्ट एक्सपैंड द फॉलोइंग फॉर्म्स। फुल फॉर्म्स का भी एक डेडिकेटेड वीडियो चैनल पर है, WAP एंड W3। ठीक, तो इनकी फुल फॉर्म्स हैं वायरलेस एक्सेस पॉइंट, दैट इज WAP, एंड W3 इज www और वर्ल्ड वाइड वेब। दोनों चीजें लिख के आना, 3 W है ना, वर्ल्ड वाइड वेब। www या W3 की फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड वाइड वेब। ओके, नेक्स्ट इज मेंशन एनी 2 एडवांटेजेस ऑफ नेटवर्किंग। सो इसका भी बच्चे पूरा सेशन का ना क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में मेरे पास मेरे चैनल पर वीडियो है, आप देख लेना। डेटा शेयरिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज ऑफ नेटवर्किंग। डेटा शेयरिंग होती है नेटवर्किंग के थ्रू, ठीक है। फाइल्स का ट्रांसफर होता है, किसी भी फॉर्म की फाइल हो, टेक्सचुअल फाइल, ऑडियो फाइल, वीडियो फाइल, कैसी भी फाइल, प्रेजेंटेशंस, डॉक्यूमेंट्स, स्प्रेडशीट्स, कुछ भी आप शेयर कर सकते हो नेटवर्क को यूज़ करके। आप हार्डवेयर को शेयर कर सकते हो। आप 10 प्रिंटर्स लेने की बजाय 10 PCs पे 10 प्रिंटर्स लगाने की जगह आप एक अच्छा प्रिंटर, लेजर प्रिंटर हो गया, वो आप परचेज कर सकते हो और उसको नेटवर्क के थ्रू मल्टीपल यूजर्स में शेयर करा सकते हो। कॉस्ट भी बचती है, परफॉर्मेंस भी बेटर आएगा लेजर का। इंटरनेट एक्सेस शेयरिंग, आप एक इंटरनेट कनेक्शन लो एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए, और हर एक सिस्टम के लिए, हर एक कंप्यूटर के लिए अलग अलग इंटरनेट कनेक्शंस नहीं लेनी। एक इंटरनेट कनेक्शन लो अच्छे प्लान वाली, ठीक है, जैसे इंटरनेट कैफेज में होती है, स्कूल्स या कॉलेजेस में होती है, और उसकी शेयरिंग करा दो, ठीक है ना। अपने लैब में उसकी शेयरिंग करा दो नेटवर्क के थ्रू। यूसेज ऑफ नेटवर्क बेस्ड एप्लीकेशंस, जैसे वेब ब्राउजर्स हो गई, ईमेल्स हो गए, चैट एप्लीकेशंस हो गई, ऑडियो वीडियो कॉलिंग हो गई, ये भी नेटवर्क की बहुत एडवांटेज है। ऑडियो कॉल, वीडियो कॉल कितना सिंपल है, हम 24/7 कहीं पर भी कनेक्ट हो सकते हैं अपने फ्रेंड्स, फैमिली, अपने ऑफिस से। और ये इसके एडवांटेजेस हैं, आपको लिखनी है एनी 2। सो क्या क्या एडवांटेज होगी? डेटा शेयरिंग, फाइल शेयरिंग, हार्डवेयर शेयरिंग मतलब फाइल ट्रांसफर, हार्डवेयर शेयरिंग, इंटरनेट शेयरिंग एंड यूसेज ऑफ नेटवर्क बेस्ड एप्लीकेशंस। ठीक, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका। व्हाट इज अ ब्लॉग? नेम एनी 2 ऑनलाइन ब्लॉग्स। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ब्लॉग क्या होता है बेटा? एक ऐसी डिस्कशन स्टाइल साइट होती है
टेक्निकल यूजर्स भी यूज़ कर सकते हैं, नॉन टेक्निकल यूजर्स भी यूज़ कर सकते हैं, जिस पर पर्सनल वेब पेजेस, पर्सनल वेबसाइट से पर्सन जो है ऑनलाइन उसकी पर्सनल डायरी है, ही मे बी अ ब्लॉगर, ब्लॉगर आप टेक्निकल ब्लॉगर हो सकते हैं, आप फोटोग्राफी के ब्लॉगर हो सकते हैं, आप अपने किसी आर्ट एंड कल्चर मतलब किसी आर्ट फॉर्म के ब्लॉगर हो सकते हैं। उस ब्लॉग पर आपकी जो भी कंट्रीब्यूशंस होंगी वो लोगों तक पहुंचेंगी, आप अपने काम को शेयर कर सकते हैं और इंटरेक्ट कर सकते हैं लोगों के साथ। पोएट्री का शौक है, राइटिंग का शौक है, आप ब्लॉग्स क्रिएट कर सकते हो, ठीक है ना। किसी भी चीज़ के बारे में अवेयरनेस जनरेट करने के लिए आप ब्लॉग शुरू कर सकते हो। तो दे आर सिमिलर टू ऑनलाइन पर्सनल डायरी, वेरी सिंपल टू यूज़, इवन टेक्निकल, ज़रूरी नहीं आप टेक्निकली साउंड हो, आप नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से भी आप बहुत आराम से ब्लॉगिंग कर सकते हैं। इसका ऑनलाइन ब्लॉग इसमें इन्होंने पूछा, एक मिनट क्वेश्चन फिर से देख लेते हैं। नेम एनी टू ऑनलाइन ब्लॉग्स, है ना। तो यहाँ पे सर्च कर लेते हैं बच्चा फिर से। अच्छा, आई मिसस्पेल्ड इट। ऑनलाइन ब्लॉग, ये मैं ना आपको वर्डप्रेस टाइप करती हूँ, देन वी विल बी एबल टू गेट फर्स्ट। ये रहा, ठीक है ना। सो ये है आपका ब्लॉग सर्विसेज, है ना, क्रिएटिंग एंड पब्लिशिंग ब्लॉग साइट्स। ये रहा आपकी डेफिनेशन आई हुई जो भी हमने डिस्कस करी है, ठीक है ना। और दो तरीके के ब्लॉग्स हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन। ऑनलाइन में आप ब्राउज़र पे वर्क करते हो तो आपको एक्टिव इंटरनेट कनेक्शन चाहिए। ऑफलाइन ब्लॉग एडिटर्स भी होते हैं जहाँ आप कंटेंट ऑफलाइन क्रिएट कर लो और इंटरनेट मिलने के बाद आप उसको पब्लिश कर सकते हो। तो ये पॉपुलर आपकी ऑनलाइन वो हैं ब्लॉग एडिटर्स, जिन्हें आप ले सकते हो wordpress.com, blogger.com, blog.com, weebly.com, blogsum.com। सो ये आपसे जो पूछा है ना, नेम एनी टू ऑनलाइन ब्लॉग्स, तो आपको ये आंसर में मेंशन करना है बच्चा, ये वाला पेज नंबर 183 पर जो मेंशनड है। तो मैं यहाँ इसको बता देती हूँ, दिस इज़ लाइक एडवांटेज में ये नहीं देना, ये तो उन्होंने ब्लॉग के बारे में ही बता दिया कि ऑनलाइन ऑफलाइन ब्लॉग अगर आप बताना चाहो तो बता दो, अदरवाइज 183 पेज पर आपको ये सारे के सारे ऑनलाइन ब्लॉग एडिटर्स हैं। आप देख रहे हो, आपको क्यूमाना और जो दूसरा वाला ब्लॉग था, ऑफलाइन ब्लॉग्स इन्होंने 1 मार्कर्स में पूछे, है ना। और जो ये है ऑनलाइन ब्लॉग्स जो है इन्होंने सब्जेक्टिव में पूछे। सो आप देख सकते हो कितना इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, ठीक। सो दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ योर सेक्शन बी, जहाँ हमने क्वेश्चन 17 से 21 डिस्कस किए। ये जो लास्ट क्वेश्चन है ना बेटा, ये विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स के लिए क्वेश्चन 21 को रिपीट किया गया है, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। डिफाइन द फॉलोइंग, लाइक सॉर्टिंग विद रिस्पेक्ट टू डीबीएमएस, ठीक, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी, मेनी टू मेनी रिलेशनशिप एंड फॉरेन की। टोटल क्वेश्चंस आपके ना डीबीएमएस पे बेस्ड है। सो सॉर्टिंग को देखते हैं बच्चा। सॉर्टिंग इज अरेंजिंग द डेटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। तो ये आपका ना जो भी आपका टेबल डेटा उसको असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके दिखाना। और सिलेक्ट द कॉलम्स, देन क्लिक ऑन सॉर्ट बटन्स, डेटा विल बी डिस्प्लेड अकॉर्डिंगली। सॉर्ट बटन्स A to Z, Z to A, मतलब जिस भी आपको कॉलम पे करना उसको पहले सिलेक्ट कर लो। मल्टीपल कॉलम्स हैं तो उस हिसाब से चलो सॉर्ट कर लो, या फिर ऑर्डर बाई क्लॉज भी आप लिख सकते हो कि अगर आप स्टेटमेंट दे रहे हो SQL में तो ऑर्डर बाई से भी आप ये काम कर सकते हो। नेक्स्ट इज रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी होता है जब आप फॉरेन की बात करते हो। सो बेसिकली ये यूज होता है टू मेंटेन एक्यूरेसी एंड कंसिस्टेंसी ऑफ डेटा इन रिलेशनशिप। जो आपके RDBMS है जिसमें मोर देन 1 टेबल होगा और टेबल्स को आपने कॉमन फील्ड के बेसिस पर लिंक किया हुआ है। सो यू लिंक 2 और मोर टेबल्स विद द हेल्प ऑफ प्राइमरी की एंड फॉरेन की। सो एक टेबल की प्राइमरी की को जब आप दूसरे टेबल में इंक्लूड करते हो देयर इट बिकम्स अ फॉरेन की, तो इन्हें लिंक किया जाता है जिससे आप दोनों टेबल्स के डेटा को देख सको। सो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी आपको यहाँ पे कैसे हेल्प करती है कि अगर आप एक रिलेटेड टेबल में रिकॉर्ड्स ऐड कर रहे हो, मतलब आप फॉरेन की वाले टेबल में एक ऐसा रिकॉर्ड ऐड कर रहे हो जिसकी एसोसिएटेड कोई भी रिकॉर्ड प्राइमरी की वाले टेबल में नहीं है, तो वो आपको अवॉइड करेगा, मतलब ऐड नहीं करने देगा। मतलब प्राइमरी की फील्ड को ही तो फॉरेन की रेफर करती है, और अगर आप एक ऐसी वैल्यू डाल रहे हो रिकॉर्ड में फॉरेन की के अंदर जो मेन टेबल में नहीं है, यानी प्राइमरी की कॉलम में नहीं है, तो आप रिलेटेड टेबल में रिकॉर्ड्स ऐड नहीं कर पाओगे। देन चेंजिंग वैल्यूज इन अ प्राइमरी की इफ एनी डिपेंडेंट रिकॉर्ड्स आर प्रेजेंट इन दी एसोसिएटेड टेबल्स। सो अगर आपके जो डिपेंडेंट टेबल है, फॉरेन की वाला टेबल है, उसमें कोई आपके पास फॉरेन प्राइमरी की मतलब मेन टेबल की प्राइमरी की कोई वैल्यू फॉरेन की तरह एक्ट कर रही है और आप उसी वैल्यू को मेन टेबल में चेंज करते हो, ठीक है, तो वो भी आपको अलाउ नहीं करेगा क्योंकि फिर मिसमैच हो जाएगा बच्चा,
ठीक है ना। देन डिलीटिंग रिकॉर्ड्स फ्रॉम प्राइमरी की टेबल इफ देयर आर एनी मैचिंग रिलेटेड रिकॉर्ड्स अवेलेबल इन एसोसिएट टेबल। तो प्राइमरी की वाले टेबल में से आप एक कोई रिकॉर्ड डिलीट करते हो जिस पे बेस्ड रिकॉर्ड आपका डिपेंडेंट टेबल में भी है, उसी वैल्यू की फॉरेन की वहाँ डली हुई है, तो वो भी आपको अवॉइड करनी पड़ेगा, क्योंकि अगर आप प्राइमरी की वाला रिकॉर्ड डिलीट कर दोगे तो वो डिपेंडेंट टेबल रिफर किससे करेगा। तो ये सारी सिचुएशंस को आपकी रेफरेंशियल इंटीग्रिटी अवॉइड करती है। इंटीग्रिटी का मतलब डेटाबेस में कोई भी इनकरेक्ट ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होगा जिससे डेटाबेस की एक्यूरेसी या कंसिस्टेंसी इफेक्ट हो, ठीक है ना। अब आता है मेनी टू मेनी रिलेशनशिप जो उन्होंने पूछा है। मेनी टू मेनी रिलेशनशिप्स जो हैं, रिलेशनशिप्स 3 तरीके की होती है, 1 to 1, 1 to many, many to many। सो मेनी टू मेनी में उन्होंने बोला कि कोई भी टेबल में प्राइमरी की कॉलम नहीं होगा। दो टेबल्स को अगर आप मेनी टू मेनी से रिलेट करते हो, इसका मतलब पहले टेबल के कई मैचिंग रिकॉर्ड्स हो सकते हैं दूसरे टेबल में, और दूसरे टेबल के कई मैचिंग रिकॉर्ड्स हो सकते हैं पहले टेबल में। सो दोनों तरफ से एक 1 to many रिलेशनशिप हो जाएगी, जिसे कंबाइन करते वक्त हम बोलेंगे मेनी टू मेनी रिलेशनशिप, दैट ऑल कॉलम्स ऑफ प्राइमरी की टेबल आर एसोसिएटेड विद ऑल कॉलम्स ऑफ द एसोसिएटेड टेबल। सो दिस इज अ मेनी टू मेनी रिलेशनशिप, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद लास्ट इन्होंने पूछा है फॉरेन की। फॉरेन की क्या होती है? अब कॉलम, सिंगल कॉलम और अ सेट ऑफ कॉलम्स इन वन टेबल, जिसे हम बोलते हैं रेफरेंसिंग टेबल, चाइल्ड टेबल, जो कि अपनी वैल्यू उठाती है किसी कॉलम या सेट ऑफ कॉलम्स फ्रॉम अनदर टेबल विच इज द रेफरेंस्ड टेबल, ठीक है ना। मतलब अगर एक टेबल की प्राइमरी की आप दूसरे टेबल में कॉलम बनाते हो, वहां पर वो फॉरेन की कहलाती है, ठीक है ना। सो वन साइड जो होती है वो हमेशा पेरेंट होती है जिसके अंदर पास प्राइमरी की है। प्राइमरी की क्योंकि यूनिक होती है तो वो वन साइड को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। मेनी साइड, जो दूसरे टेबल में आपने प्राइमरी की को कॉलम बनाया, वहां पर जो मेनी साइड होगी वो हमेशा चाइल्ड कहलाएगी, जिसको हम फॉरेन की कहते हैं, ठीक है। और वो प्राइमरी की वैल्यूज पर को ही रिफर करती है, यानी उसके अंदर जो वैल्यूज हो सकती हैं दे मस्ट मैच द वैल्यूज इन द प्राइमरी की कॉलम। इसका बहुत अच्छा प्यारा सा डिटेल्ड वीडियो जिसमें मैंने बहुत सारे पिक्टोरियल एग्जाम्पल्स भी लिए हैं, चैनल पर है, आप देख लेना। फॉरेन की बेसिकली क्या होती है, एक टेबल के कॉलम जब दूसरे टेबल के कॉलम्स को रिफर करता है वो कहलाता है दूसरे टेबल, मतलब वो कहलाती है, वो कॉलम कहलाता है बच्चा फॉरेन की। फॉरेन की इज अ कॉलम विच refers to the primary key column of another table. So foreign key represents the many side and the child. It is known as the child side and referencing side, whereas primary key denotes the one side. It is known as the parent table and it also represents the referenced side, जिसे refer किया जा रहा है, और जो refer कर रहा है वो foreign key वाला है। So this brings me to the end of the explanation of this paper बच्चा, और पूरा पेपर मैंने आपको 4 पार्ट्स में एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है ना। आप देख रहे हो, ये मैं फटाफट से यहाँ लिख देती हूँ। क्वेश्चन 21 था आपका वेब एप्लीकेशंस, ठीक। पूरा बच्चा मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, देखो 4 पार्ट्स में एक्सप्लेन किया है। कल के लिए ऑल द बेस्ट, देख लेना इस वीडियो को। तो मैंने फिर से एक ही बात बोली है, आई रियली अपोलोजाइज़ कि मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर पाई। जो कुछ भी चैनल पर है, अगर आपके वो किसी भी काम आ सकता है बेटा, तो आई बी रियली हेल्पफुल। आप में से कुछ बच्चे जो इन वीडियोस को देख रहे हैं, अगर आके वीडियो पर कमेंट करके मुझे बताएंगे कि उनका पेपर कैसा हुआ, आई बी रियली हैप्पी। और yes, for next year I'll be better equipped with your wishes, and I'll be there with all the support I can for this forthcoming batch of class 10th and in future also. All the best for your exam. ईश्वर करे आपके 50/50 आए और आप बहुत अच्छा स्कोर करो, बहुत अच्छे से पेपर देकर आना। पॉसिबल हो तो जो भी बच्चे वीडियोस देख रहे हैं आकर मुझे कमेंट करके बताना। थैंक यू सो मच बच्चा, थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर सपोर्ट एंड फॉर अंडरस्टैंडिंग मी दिस टाइम। हैप्पी लर्निंग, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय।